दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के 4 धामों में से जो प्रमुख धाम है केदारनाथ धाम, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे करें, इसके बारे में डिटेल ये वीडियो होगी, जिसमें हम हर एक विषय के बारे में बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। जब आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है, कितनी ट्रैक करना पड़ेगा, कहाँ पर हम रुकें, कौन कौन से रास्ते में प्रमुख स्थान है जहाँ पर हम दर्शन करें, दर्शन करने का सही समय, केदारनाथ धाम पहुँचने का सही समय। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आते हैं। उन्हीं में से 10 प्रमुख सवालों के बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इससे पहले भी हमने आपको 4 धाम यात्रा के बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो दी थी, जिसमें उत्तराखंड के चारों धाम के बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया था। उसके बाद एक वीडियो आई थी जिसमें हमने हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के बारे में पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद वीडियो आई थी जिसमें हमने आपको बताया था हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा कैसे करें। आज हरिद्वार से केदारनाथ धाम के बारे में बताएंगे और आगे आने वाले दिनों में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बारे में भी एक वीडियो आएगी, जिसमें हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कर देना जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो 10 कौन कौन से सवाल हैं जो आप लोगों के मन में आते हैं जब आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। पहले हम आपको सवाल बताएंगे। पहला सवाल है हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी क्या है। बहुत ही मेन सवाल है, कितनी दूरी है। दूसरा सवाल है कि रास्ता कैसा है, रास्ते के ताज़ा हाल क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा सवाल है हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक कितना समय लगता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। चौथा सवाल है कि कैसे जाएं, कैसे हम हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करें, कब जाएं, ये भी एक सवाल है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पांचवा सवाल है कि रास्ते में प्रमुख कौन कौन से स्थान पड़ते हैं जो हम यात्रा के दौरान दर्शन कर सकें। छठा सवाल है कि जब केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो कहाँ पर रुकना अच्छा रहेगा और रेंट कितना रहेगा, रूम का चार्जेस कितना रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। केदारनाथ धाम के लिए एक प्रमुख सवाल है कि ट्रैकिंग कितनी है और कितने घंटे ट्रैकिंग में लग जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 8वां जो प्रमुख सवाल है कि केदारनाथ धाम के पास और कौन कौन से प्लेस है जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं। 9वां सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा खास है कि केदारनाथ धाम का वेदर कैसा रहता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और 10वां सवाल है जिसमें हम बताएंगे कि एक पर्सन के लिए केदारनाथ धाम में जाने के लिए लगभग कितना खर्चा लगेगा। और एक बोनस आप लोगों के लिए टिप्स रहेगा, उसमें हम ये बताएंगे कि केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा सामान आप लेकर जाएं ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये 10 प्रमुख सवाल हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे और डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का प्लान और पैकेज लेना चाहते हैं और टेंशन फ्री होकर चारों धाम में दर्शन करना चाहते हैं। तो मैं आपको उत्तराखंड की एक बहुत ही फेमस ट्रैवल कंपनी है अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स, इनके बारे में जानकारी दूंगा। आप आसानी से प्लान और पैकेज ले सकते हैं और इनका नाम है अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स, जो पिछले कई वर्षों से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के 4 धाम, 2 धाम, 1 धाम के दर्शन करा रहे हैं। तो पूरा प्लान और पैकेज आपको यहाँ पर मिलेगा और टेंशन फ्री होकर आप चारों धाम में जाकर दर्शन कर पाएंगे। ना रजिस्ट्रेशन कराने की टेंशन है, ना आपको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको होटल की टेंशन लेनी है, ना आपको खाने की टेंशन लेनी है। सब कुछ आपको प्लान और पैकेज के अंदर मिलेगा और दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले इंक्वायरी करें और उसके बाद आराम से बुकिंग करके उत्तराखंड के चारों धाम में जाकर आराम से दर्शन करें। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं और वो है हरिद्वार से केदारनाथ धाम के बीच में दूरी कितनी है।
देखिए, हरिद्वार से जब आप यात्रा करते हैं तो आप ऋषिकेश पहुंचते हैं, शिवपुरी पहुंचते हैं, उसके बाद आप देवप्रयाग, उसके बाद श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और उसके बाद पहुंचते हैं फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। लेकिन हरिद्वार से सोनप्रयाग तक ही जो गाड़ियां हैं वो जाती हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो बस हो। उसके बाद वहाँ पर लोकल जीप चलती है, गौरीकुंड पहुंचते हैं और उसके बाद वहां से ट्रैक शुरू होता है। तो मेनली डिस्टेंस की बात करें तो हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच की जो दूरी है वो 230 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा जो सवाल है कि रास्ते के ताज़ा हाल क्या हैं। देखिए, रास्ते के ताज़ा हाल की बात करें तो हरिद्वार से जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से भी जब आप आगे जाएंगे तो जब कुंड के आसपास पहुंचते हैं, कुंड के आसपास का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है और कुंड से जो रोडें हैं थोड़ी सकरी होने चालू हो जाती हैं। फिर आगे जब आप पहुंचेंगे गुप्तकाशी फाटा की ओर, वहां पर फिर रोड कहीं पर आपको सही मिलेगी और उसके बाद जब और थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर कहीं जगह पर आपको रोड जो है वो सही मिलती है। तो ज़्यादा रास्ता कहीं भी ख़राब आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ कुंड के आसपास रास्ता जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, नहीं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग का रास्ता अब काफ़ी अच्छा हो चुका है। तीसरा जो सवाल है कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के बीच जो रास्ता है इसमें समय कितना लगता है। तो देखिए, नॉर्मली जो है 6.5-7 घंटे लग जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना है। अगर रोड क्लियर मिलती है और कुंड के आसपास कई बार ज़्यादा जाम लग जाता है, वो सब कुछ अच्छा मिलता है तो फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप लगभग 7 घंटे 7.5 घंटे में आराम से सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग आप लोग यात्रा हरिद्वार से शुरू कर दें। जितनी जल्दी आप लोग हरिद्वार से निकलेंगे उतना ही ट्रैफिक आपको कम मिलेगा, आप आसानी से सोनप्रयाग तक पहुँच जाएंगे। अब जो चौथा खास सवाल है कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हम कैसे जाएं। देखिए, बाई बस भी आप लोग जा सकते हैं। सुबह सुबह लगभग 5 बजे के आसपास हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने से कुछ बसें जो हैं वो सोनप्रयाग तक के लिए जाती हैं। कुछ बुकिंग जो है एडवांस कराना पड़ता है, कई बार एक दिन पहले शाम को आप वहाँ पर बुकिंग करा लें ताकि अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएँ। उसके सामने बसें खड़ी होती हैं, वहाँ से अगर 5 बजे 6 बजे आपको बस मिल जाती है तो आप आसानी से सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। 1-2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो बहुत अच्छा है, आप बस से चले जाएं। अगर आप लोग कार से जाना चाहते हैं या आप 4-5 लोग हैं या फैमिली है तो आप लोग छोटी कार भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो बड़ी कार कर सकते हैं, 7 सीटर कार ले सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, समय के अकॉर्डिंग आप पहुँच जाएंगे और जहाँ पर आपको उतरना है, जहाँ के व्यू देखने हैं। कई बार बसों में आपको वॉमिटिंग भी होती है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, तो कार से जाएंगे तो जहाँ पर चाहेंगे वहाँ पर कार खड़ी हो जाएगी, आप बाहर ताज़ी हवा ले सकते हैं और जो भी प्रयाग रास्ते में आते हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, वहाँ के दर्शन भी करते हुए आप बढ़ सकते हैं। तो बजट फ्रेंडली यात्रा है तो बस से है। अगर आप कैब से जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है, यहाँ से आपके लिए कार मिल जाएगी। कब जाना सही रहेगा ये भी चौथा सवाल है। तो देखिए, सबसे अच्छा जो समय होता है मई जून का होता है, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और 15 सितंबर के बाद फिर से काफ़ी लोग यात्रा पे चले जाते हैं। तो 15 सितंबर 20 सितंबर के बाद जब तक कपाट खुले रहते हैं दिवाली के आसपास, तब भी जा सकते हैं और मई जून का महीना है, इस समय जाएंगे तो आप ज़्यादा आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि जुलाई अगस्त में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड भी होती है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि मई जून के महीने में ज़्यादा भीड़ होती है, आपको लाइन में भी ज़्यादा लगना पड़ेगा जब आप दर्शन करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर लें। पांचवा जो सवाल है वो ये है कि हरिद्वार से जब केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान आते हैं जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, हरिद्वार से चलेंगे तो ऋषिकेश और ऋषिकेश से शिवपुरी, और ऋषिकेश में आप टाइम ना लगाएं, ऋषिकेश के लिए अलग से कभी भी आ सकते हैं और या तो वापस आते समय आप ऋषिकेश के दर्शन कर लें। आप ऋषिकेश पार करते हुए देवप्रयाग पहुँचें और देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है, इसको आप टॉप से ही खड़े होकर देख सकते हैं। अगर नीचे जाएंगे तो फिर आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो आप जाते समय
केवल यही करें कि आप बाहर से व्यू देख लें, और अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है, देवप्रयाग में स्नान करना है, तो वापसी में आते समय आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। देवप्रयाग से आगे जब आप बढ़ेंगे तो श्रीनगर, और श्रीनगर के आगे रुद्रप्रयाग में भी आप ऐसे ही बाहर से ही नज़ारे देख सकते हैं। और कोशिश करें कि रुद्रप्रयाग शहर से पहले जो एक बाईपास जाता है केदारनाथ धाम के लिए, उस रास्ते का प्रयोग करें। रुद्रप्रयाग शहर में न जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, फिर आपको वहाँ पर लगभग 1 घंटे ख़राब हो जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग शहर से पहले एक बाईपास रास्ता है जो केदारनाथ धाम के लिए जाता है, उस तरफ जाएं। रुद्रप्रयाग आ गया, उसके बाद आप बढ़ते हैं तो देखिए ऊखीमठ भी आता है, और ऊखीमठ के लिए हालांकि आपको थोड़े से दूसरे रास्ते की ओर चलना होगा 10 किलोमीटर। ऊखीमठ वो जगह है जहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो बाबा केदारनाथ की डोली ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में लाई जाती है, और 6 महीने यहाँ भी पूजा आराधना होती है। ऊखीमठ से आगे जब आप जाएंगे तो गुप्त काशी एक बहुत ही खास प्लेस पड़ता है। वहाँ भी भोलेनाथ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। गुप्तवास में भोलेनाथ वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे जब आप पहुँचेंगे तो गौरी कुंड, जहाँ से लोग ट्रैक शुरू करते हैं, वहाँ पर गौरा माई का मंदिर है, गौरी माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं पर एक गर्म जल का कुंड है, आप वहाँ भी आराम से स्नान करके अपने ट्रैक में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपके पास और भी ज़्यादा समय है तो आप सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। तो ये खास प्लेस है, जब आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आप इन प्लेसों में भी जाकर दर्शन जरूर करें। आपकी यात्रा जो है काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी, क्योंकि कई बार होता है कि केदारनाथ धाम तो गए लेकिन रास्ते के ये वाले प्लेस जो है छूट गए। अब जो छठा बहुत ही खास सवाल है कि केदारनाथ धाम यात्रा के लिए कहाँ पर नाइट स्टे करें, बहुत ज़रूरी है। और जब आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं तो पहली जो नाइट है आप रामपुर, सीतापुर या आप सोनप्रयाग, इन 3 जगह पर आप स्टे करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छा अगर आप स्टे करना चाहते हैं, अगर आप गौरीकुंड तक पहुंच जाते हैं उसी दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। गौरीकुंड पहुंचने में ये अच्छा है कि गौरीकुंड जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां नाइट स्टे करें, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप लोग वहां से ट्रैक में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हरिद्वार से जब आप सोनप्रयाग तक जाते हैं वहां तक तो आपकी नॉर्मल कार और जो भी बस है वो पहुंच जाएगी। उसके आगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शटल सेवा चलती है, जीप की सेवा चलती है। तो कह सकते हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट ऑथराइज जीप की सर्विस है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में चलती है। वहाँ पर प्राइवेट कोई गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो आप उसी दिन अगर सोनप्रयाग से गौरीकुंड भी पहुँच जाते हैं और गौरीकुंड में नाइट स्टे करते हैं तो फिर उसके अगले दिन आप जितनी जल्दी चाहें अर्ली मॉर्निंग आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। और बाकी अगर आप सोनप्रयाग में नाइट स्टे करते हैं, सीतापुर, रामपुर में स्टे करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट डे पहले यहाँ से गौरीकुंड जाना होगा, जिसमें आपको जीप की सुविधा लेनी होगी। और जीप की सुविधा लेने में कई बार ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि लिमिटेड जीप चलती हैं और रास्ता भी बहुत सकरा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुँचने में ही 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि नंबर इतना लेट आता है, क्योंकि सिस्टम से सब कुछ चलता है। लोग लाइन लगा के जीप में बैठते हैं, उसके बाद गौरीकुंड पहुँचते हैं। तो अगर पहले दिन ही आप हरिद्वार से यात्रा अर्ली मॉर्निंग शुरू करेंगे तो आप जहाँ तक हो सकेगा आप गौरीकुंड तक पहुँच जाएंगे। और गौरीकुंड में नाइट स्टे के लिए बहुत सारे होटल हैं, लॉज हैं, होम स्टे हैं, तो आप वहाँ पर रुक जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट डे आप क्या करें, जो गर्म जल का कुंड है वहाँ पर स्नान करें और गौरा माई का आशीर्वाद लें और ट्रैक में आगे बढ़ जाए, तो ये बहुत अच्छा है। अब बात आती है जो मेन सवाल से हम हट गए हैं, और वो सवाल था कि स्टे कहाँ करें। तो देखिए सोनप्रयाग, सीतापुर, रामपुर या गौरीकुंड में स्टे कर सकते हैं। पहली जो नाइट स्टे होगा यहीं पर होगा। सेकेंड डे जो नाइट स्टे आपका होता है वो आपका होता है केदारनाथ धाम में। तो केदारनाथ धाम में आपको टेंट बहुत सारे मिल जाएंगे, कुछ GMVN की कॉटेज भी हैं, कुछ GMVN के टेंट भी हैं, कुछ पक्की बिल्डिंग्स भी हैं। तो आप लोग ऑनलाइन GMVN की वेबसाइट से चेक कर लें, और जो भी मिलता है आप स्टे ज़रूर बुक करा कर जाएँ, ताकि वहाँ पर जाकर आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े, भागना ना पड़े। और कई बार वहाँ जब पहुँच जाते हैं और रात में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपको ये लगता है कि
कोई भी आपके उस ठंड का फ़ायदा उठाता है और ज़्यादा पैसे में आपको कॉटेज या टेंट देता है, तो पहले से बुक करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेकंड नाइट आपकी केदारनाथ धाम में हो गई। थर्ड डे जो है फिर आप केदारनाथ धाम से गौरीकुंड, रामपुर, सीतापुर वापस आते हैं पैदल। फिर नाइट स्टे आपका होता है इन्हीं जगहों में से किसी एक जगह में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। रेंट की बात की जाए तो देखिए, अगर रामपुर, सीतापुर में आप रुकते हैं, अगर फैमिली है 3-4 लोग हैं साथ में, तो एक बड़ा रूम आपको 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। तो लगभग 1000 रुपीज़ पर पर्सन या 1200 रुपये पर पर्सन के आसपास आएगा। और अगर आप 2 लोग हैं तो देखिए फिर तो आपको कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि 2 लोगों के लिए भी वो 3000 3,500 में रूम मिलते हैं। ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर आपको वो जो रूम शेयरिंग में थोड़े से पैसे कम हो जाते हैं, और जब मई जून के महीने में तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। वहीं केदारनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर टेंट जो है 600 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये के आसपास टेंट पर पर्सन मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आप किस समय वहाँ पहुँचे हैं और कौन सी टेंट वाली साइड में आप क्या क्या सुविधा ले रहे हैं। तो और उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर इन्हीं स्थानों में रामपुर, सीतापुर में रुकते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन आप हरिद्वार आ जाते हैं। तो ये रूम रेंट के वहाँ चार्जेस रहते हैं, और यही जगह पर रुकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सातवां जो प्रमुख सवाल है कि ट्रैकिंग कितनी है। देखिए, केदारनाथ धाम के ट्रैकिंग को लेके अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं 22 किलोमीटर की है, कोई कहता है 21 किलोमीटर की है, कोई कहता है 16 किलोमीटर की है। लेकिन सही जो ये ट्रैकिंग है, अगर देखिए बहुत सारे लोग सोनप्रयाग से ही ट्रैकिंग करके केदारनाथ धाम जाते हैं। वो जीप की सर्विस कई बार नहीं लेते हैं क्योंकि जीप के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तो अगर सोनप्रयाग से जाएंगे फिर तो 22 किलोमीटर ही ट्रैक आपको पड़ेगा। लेकिन गौरीकुंड तक जीप जाती है, उसके बाद आप ट्रैक शुरू करेंगे। तो फिलहाल जो रास्ता है, क्योंकि रास्ता समय समय पर 1-2 पुल के टूट जाने से, रामबाड़ा में जो पिछले साल भी काफ़ी पुल बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से 1-2 किलोमीटर का रास्ता जो है घटता बढ़ता रहता है। फिलहाल जो रास्ता है वो 17 किलोमीटर के आसपास है। तो गौरीकुंड से आप केदारनाथ धाम का 17 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक है, जिसमें काफ़ी जगह पर काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और इसमें आपके समय की बात करें तो नॉर्मली जो है 11 घंटे के आसपास लग जाते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करते हैं। मैं जब गया था मैंने ये ट्रैक लगभग 7.5-8 घंटे में कर लिया था, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं रुकता नहीं हूँ। ट्रैक में स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन कहीं अगर कुछ खाना है तो रुक लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी दूर में चल के रुकते रहें, स्पीड कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो मुझे 7.5-8 घंटे में मैंने ये ट्रैक पूरा कर लिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपने उस दोस्त और रिश्तेदार तक तो ज़रूर शेयर करें जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। बाकी दूसरे धामों की अगर वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल पाना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, चैनल में विजिट करें और उन वीडियो में देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब 8वां सवाल है कि केदारनाथ धाम मंदिर के पास कौन कौन से मुख्य जगह हैं जहां पर दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, बाबा का मंदिर है, केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करें। मंदिर के बैक साइड में ही भीम शिला है, उस शिला के दर्शन जरूर करें। जब 2013 में आपदा आई थी, जब बहुत सारा जल जो है तेज बहाव के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तो शिला ने ही मंदिर को बचाया था। तो भीम शिला के दर्शन करें, और भीम शिला के और थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की एक प्रतिमा है, वो बहुत ही सुंदर जगह है, तो वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। 1 किलोमीटर का और ट्रैक करके जाएंगे तो भैरव बाबा का एक मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। बाकी 2-3 ट्रैक और हैं, वासुकी ताल है और 1-2 ट्रैक और हैं, तो अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। अब 9th नंबर का जो सवाल है कि केदारनाथ धाम का मौसम कैसा रहता है। तो देखिए, मई का महीना हो, जून का महीना हो, कोई भी महीना हो, बारिश की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं वहाँ पर। दोपहर 2-3 बजे के बाद का जो मौसम होता है वो एकदम से चेंज होता है, और थोड़ी बहुत बारिश लगभग हो ही जाती है। कई बार ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, बाकी डिपेंड करता है मौसम कैसा है, ख़राब है या कैसा है। ठंड की बात करें तो देखिए, दिन में तो धूप निकल आई तो अच्छा रहेगा, मौसम ख़राब है, बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, और 5 बजे के बाद तो ठंड एकदम से बढ़ जाती है, और फिर पूरी रात में माइनस में टेम्परेचर रहता है, -3, 4, 5, 6, 7 भी चला जाता है। तो ध्यान रखें, ठंड के सभी कपड़े होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है।
आप ट्रैक करेंगे आपको थोड़ी सी गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे ही रुकेंगे फिर ठंड लगना चालू हो जाएगी। तो आप ठंड के सारे कपड़े रखें क्योंकि वहाँ मौसम चेंज होता रहता है। 10 नंबर का जो सवाल है कि एक व्यक्ति के लिए लगभग कितना खर्चा आएगा। तो देखिए, अगर आप बजट यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार से बस ले लें। लगभग 700 रुपये में आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। वहां से 50 रुपये की जीप लेकर आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से फिर आप ट्रैक करते हुए मंदिर तक पहुंचे और वापस आते समय भी यही फार्मूला अपनाएं। तो इसमें आपका किराया जो है ज़्यादा नहीं लगने वाला है। 700 रुपये जाने का, 700 रुपये आने का, 1500 रुपये, 1400 रुपये ये हो गया। 50 रुपये अगर जीप मिल जाती है, अगर बढ़ गया होगा तो 60-70 रुपये हो सकता हो गया हो, और तो फिर इस तरह लगभग आपका 1600-1700 रुपये तो किराया हो जाएगा। और उसके बाद आपका अगर स्टे का देखा जाए तो 800 रुपये पर पर्सन में, 1000 रुपये पर पर्सन में आपको 2 नाइट स्टे करना होगा। तो 2000 रुपये आपके ये हो जाते हैं, और 1600 रुपये वो हो गए, तो 3600 रुपये तो ये हो गए। बाकी आपका खाने पीने का रख लेते हैं। तो ये जो बजट यात्रा है तो आपकी 4500 से 5000 रुपये के बीच में आराम से आपकी ये बजट यात्रा हो जाएगी, जिसमें बाई बस आप जाएंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, आप कौन से होटल में रुकना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं। क्योंकि अगर सही देखें तो आपका जो पानी है वो बहुत महंगा होता है। जब आप केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं ना, तो आप पानी बॉटल जो है कई बार 50 रुपये की, जैसे से 60 रुपये तक की आपको मिलेगी। तो पानी आप ज़रूर कंज्यूम करते रहें, क्योंकि जब आप ट्रैक करेंगे तो पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बोनस टिप्स है कि आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंस है आपके अच्छे शूज़ होने चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रैकिंग करने में शूज़ अच्छे होने चाहिए ताकि आप कंफर्ट में जोन में रहें और आराम से चलते हुए पैदल पहुंच जाएं। दूसरा, आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो आपके जो कपड़े होने चाहिए, जीन्स वगैरह नहीं होना चाहिए। कई बार टाइट होता है और उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा ऐसे रखें कि जो थोड़े से कंफर्ट हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो कि ढीले ढाले कपड़े हों। और उसके साथ साथ आपको एक रेन कोट ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि रेन कोट रहेगा तो आप अपने आप को बारिश से बचा पाएंगे। कई बार लोग छाता लेके जाते हैं और जब वहाँ पर बारिश आती है, तेज़ हवा आती है, तो फिर छाते को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रेन कोट रखें, और आपके पास सॉक्स ना कम से कम 3-4 जोड़ी आपको लेके जाएं। आपके जो कपड़े हैं वो भी इस तरह के होने चाहिए ताकि आपका लगेज भारी भी ना हो और ठंड से भी आपको बचाए। सबसे मेन है, कई बार लोग ठंड के लिए बड़ी बड़ी या भारी भारी जैकेट ले लेते हैं और फिर वो लगेज भारी हो जाता है और ट्रैक करने में दिक्कत आती है। एक आप लोग पावर बैंक ज़रूर रखें, जिससे कि आप समय समय पर मोबाइल को चार्ज कर सकें। और जब आप ट्रैक करेंगे तो एक अपने साथ छड़ी ज़रूर रख लें। उस छड़ी से देखने में तो लगता है कि छड़ी लेकर चल रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है। तो ये चीज़ें आपकी ज़रूर होनी चाहिए। मेडिसिन जो आपकी नॉर्मली सर्दी जुकाम, पेट में दर्द, लूज मोशन, खांसी, ये सब होनी चाहिए आपके पास। अगर कोई आपकी दवा लगातार कंटिन्यू चल रही है वो ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लाइट वेट जैकेट होना चाहिए, ताकि अगर जैकेट किसी तरह से उतार के अगर बैग में भी रखना हो तो बैग वज़न ना बढ़े। कई बार लोग जब ट्रैकिंग करते हैं, धूप निकलती है तो उन्हें गर्मी लगती है और फिर वो जैकेट जब बैग में डालते हैं तो आजकल बहुत ही लाइट जैकेट आने लगी हैं और काफ़ी ज़्यादा वो गर्म भी होती हैं। तो कुछ इस तरह का आप तैयारी करके रखें और आराम से हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करें। देखिए, ये थी एक वीडियो जिसमें हमने हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में डिटेल जानकारी दी है और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको सभी जानकारी दी जाए। बाकी आने वाले दिनों में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा की पूरी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी आपके लिए आसान हो जाएगी।